पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर वोटों की गिनती जारी। भवानीपुर में ममता बनर्जी की लीड, जश्न में डूबे टीएमसी कार्यकर्ता। हरियाणा में धान की खरीद आज से होगी शुरू। किसानों में भारी विरोध के बाद सरकार ने बदला फैसला। मनीष गुप्ता हत्याकांड में जांच जारी। एसआईटी को होटल के कमरे में मिले खून के निशान। फॉरेंसिक टीम ने किया बैंडेजिंग टेस्ट। डॉक्टरों संघ तेजस्वी की मीटिंग आज। स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएं क्या लेंगे जानकारी। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद बिहार में घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। आप देखिए मेरे साथ खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती आज हो रही है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत दांव पर है। ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से लगातार आगे चल रही हैं। वहीं भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी तेजी से जीत की ओर भी बढ़ रही हैं। 7वें राउंड के बाद ममता बनर्जी कई हजार वोटों से आगे है। ऐसे में टीएमसी में जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। तो बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती आज हो रही है और इसी सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस्मत अब दांव पर है और ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से लगातार आगे चल रही है और भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी तेजी से जीत की ओर भी बढ़ रही है। वहीं 7वें राउंड के बाद ममता बनर्जी कई हजार वोटों से आगे है। ऐसे में टीएमसी में अब जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस पर लगातार दावा करती नजर आ रही थी कि भवानीपुर सीट पर उनकी ही जीत होगी, लेकिन अब इस पर ममता बनर्जी लीड करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं और वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और टीएमसी के कार्यकाल के बाहर लोगों में जश्न की कार्यालय के बाहर लोगों में जश्न की माहौल देखी जा रही है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है टीएमसी कार्यालय के बाहर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे न्यूज रूम से हमारे संपादक राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी और अब वो इस सीट में लीड हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल एकता, आपने सही कहा कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, क्योंकि आपको बता दें पिछले बार जब चुनाव हुआ था उस चुनाव में वो विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गई थी और जिस तरह का अपने यहाँ संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी अगर उम्मीदवार सीएम जो विधायक अगर चुनाव लड़ रहा हो और चुनाव हार गया हो लेकिन पार्टी ने उसे बहुमत के आधार पर समर्थन देते हुए अगर मुख्यमंत्री बना दिया है तो 6 महीने के अंदर वहां पे चुनाव करवाना है किसी न किसी विधानसभा सीट से और फिर उसे जीतकर सदन में आना होगा, तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है जो कंटिन्यू कर सकता है। वैसे में ममता बनर्जी के पास एक बड़ी चुनौती थी और भवानीपुर सीट जो है अमूमन पहले से भी ममता बनर्जी की सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, लेकिन जिस तरह से नंदीग्राम में उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भवानीपुर सीट से वो पुनः चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो उम्मीदवार का चयन किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को वॉकओवर मिल गया था। प्रियंका को बनाया गया था उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल, लेकिन काफी कमजोर आप कह सकते हैं उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया और यहां पर बड़ी आसानी से ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर दी। आज सवेरे से जैसे ही मतगणना शुरू हुआ आप देखेंगे कि लगातार ममता बनर्जी हैं जो कि आगे चल रही थी और अभी जो तत्काल अपडेट है तकरीबन 42,000 मतों से वो आगे चल रही है ममता बनर्जी और तकरीबन आप मान लीजिए 7वें राउंड का मतगणना हो गया है और उसके बाद 42,000 मतों से आगे चलना ये तय मानिए कि
बहुत जल्द अब परिणाम की घोषणा हो जाएगी और ममता बनर्जी वहां से चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें, इस पूरे उपचुनाव को अगर आप देखेंगे तो भवानीपुर सीट जो है सबसे अहम था। इसके अलावा 2 और सीट पर चुनाव हो रहा था और वहां की भी स्थिति अगर देखें तो टीएमसी के फेवर में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव को देखेंगे, उसके बाद कई उनके जो विधायक हैं, कई उनके नेता हैं जो पुनः टीएमसी में वो वापस आ गए और इसके बाद ममता बनर्जी का जो किला है पूरी तरह से सुरक्षित रहा। और भवानीपुर की सीट अभी तक का जो अपडेट है, तकरीबन 42,000 मतों से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। तो ममता बनर्जी ने ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये सीट जीत ली है और साथ ही साथ जो उनका जो कह रही थी कि हम निर्विरोध होंगे और पूरी तरह से निर्विवाद होंगे और जनता हमें चाहती है, तो भवानीपुर की जनता ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर भरोसा जताया है और बड़ी आसानी से ये सीट वो निकाल ली। यहां पर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी गलती होगी। आप देखेंगे जब नंदीग्राम का चुनाव हो रहा था, उस वक्त जो मजबूत कैंडिडेट दिया गया था तो वहां पर ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट से हालांकि भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा हुआ, लेकिन उस फायदे में आप देखेंगे तो टीएमसी या ममता बनर्जी को रोक नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी। राजेश जी, हम आपसे ये भी बोलना चाहेंगे कि बीजेपी जो कि ये दावा कर रही थी कि वो इस भवानीपुर सीट में अपनी जीत हासिल करेगी, लेकिन अब जब ममता बनर्जी इसमें लीड हासिल कर रही है तो एक तरह से ये तगड़ा जवाब हो सकता है बीजेपी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तगड़ा झटका है। आप देखेंगे जैसे ही रिजल्ट आया था पिछले विधानसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के बाद एक एक कर कई उनके जो दिग्गज नेता थे जो टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे और पुनः भारतीय जनता पार्टी से वो टीएमसी चले गए। कई ऐसे नामचीन विधायक और फिर नेतागण हैं। तो टीएमसी को एक बढ़त मिली, एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं बढ़त, मनोवैज्ञानिक बढ़त में टीएमसी कामयाब रही और इस बढ़त को और कह सकते हैं कोलकाता या फिर भवानीपुर की जनता के बीच में ये संदेश देने में ममता बनर्जी कामयाब रही कि फिलहाल आगे आने वाले दिनों में भी पश्चिम बंगाल में अगर कोई विकल्प है तो ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है। और इसका फायदा उन्होंने ममता बनर्जी ने उठाया और सबसे बड़ी गलती आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो ये रही कि इतने किसी को उम्मीद नहीं थी कि भवानीपुर सीट से प्रियंका डिब्रेवाल जैसे लोग किसी को कैंडिडेट बनाएगी जो कि काफी कमजोर है, ममता बनर्जी के सामने दूर दूर तक नहीं टिकती हैं। और यही वजह है कि यहां पर वहां की जो जनता ने तय किया कि ममता बनर्जी ही बेहतर उम्मीदवार हो सकती हैं उनके लिए, क्योंकि ममता बनर्जी सीएम है, उनकी पार्टी यहां पर पश्चिम बंगाल में रूलिंग पार्टी है। तो वैसे स्थिति में भवानीपुर की जनता ने एक सही फैसला करते हुए ममता बनर्जी को वोट किया और अभी तक जो 42,000 की जो आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा आप कह सकते हैं, तो बहुत बड़ा आंकड़े से ये जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी के लिए आप कह सकते हैं कि अब एक खुला मैदान आप कह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुले रूप में वो चुनौती दे सकती हैं। और आप कह सकते हैं कि जो वो कह रही थी कि पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें चाहती है, पश्चिम बंगाल उनके फेवर में है, तो ये तय हो गया कि पश्चिम बंगाल की जनता और भवानीपुर की जो मतदाता हैं उन लोगों ने ममता बनर्जी पर विश्वास किया है और इसका फायदा ममता बनर्जी को मिला है। लेकिन इसके साथ भारतीय जनता पार्टी और वहां की जो प्रदेश इकाई है, साथ ही साथ सेंट्रल कमेटी की जो इकाई है, इस बात को समझना होगा कि अगर आगे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में वो लोग आए हैं, अगर उनको रोकना है तो ये तय मानिए कि एक आक्रामक पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के, जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने की थी। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आई और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, अब आगे आने वाले दिनों में भवानीपुर सीट के में तकरीबन जीत की ओर जिस तरह से ममता बनर्जी बढ़ रही हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं को अगर रोकना है तो उन्हें आक्रामक पॉलिटिक्स करनी होगी, जो जमीनी राजनीति है उन्हें करना होगा, वरना ये 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपने नेता और अपने कार्यकर्ता को रोक पाएंगे, इसमें संदेह हो रहा है। और निश्चित रूप से आप मानिए कि आगे आने वाले दिनों में ममता बनर्जी अब सीएम आराम से 5 साल रहेंगी। साथ ही साथ ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही मोदी सरकार को चुनौती नहीं देंगी, आगे आने वाली की जो स्थिति बन रही है और जो सेंट्रल पॉलिटिक्स जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में कोलकाता के बाद वो दिल्ली में भी धमक दे सकती हैं और नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। और अगर महागठबंधन या यूपीए एक बार फिर एकजुट होता है तो उसमें एक बड़ा विकल्प के रूप में ममता बनर्जी उभर सकती हैं। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अगर रोकना है ममता बनर्जी के इस रफ्तार को, इस जीत की
रफ्तार को अगर रोकना है, अगर उन्हें विराम देना है, तो भवानीपुर सीट से तो वो नहीं रोक पाए, लेकिन आगे आने वाले दिनों हम में आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो ममता बनर्जी को कैसे देख रही है। नहीं, बिल्कुल पश्चिम बंगाल की युवा पीढ़ी हो या फिर महिला हो या फिर जो कामगार हो, ये तमाम लोग आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में पिछले इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ है और उसके पहले जो 5 साल पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, दोनों के रिजल्ट में काफी अंतर है। आप इस बार देखेंगे कि ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत में आई है, बड़ी बहुमत से जीती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा में जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, लेकिन उससे तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस का जो आंकड़ा था, पिछले विधानसभा का जो आंकड़ा था, उससे ज्यादा इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके आंकड़े आए। ज्यादा विधायक को जीत कर लाने में ममता बनर्जी कामयाब हुई। हालांकि इसका भारतीय जनता पार्टी को जो विधायक का जो आंकड़ा था, जो ज्यादा मिला है, वो दरअसल कांग्रेस और जो सीपीएम का जो कैडर वोट हुआ करता था, वो लोग शिफ्ट हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर और इसका फायदा मिला। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपनी पूरी रणनीति और पूरी चाल जिस तरह से चली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं चारों खाने चित हुई है। और जो युवा हैं, जो महिला हैं, जो बेरोजगार हैं, अभी भी पश्चिम बंगाल की जनता को दीदी पर यकीन है और उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल को अगर देश के विकास की रफ्तार में अगर कोई ले जाएगा तो वो ममता बनर्जी होंगी। तो आप तय मानिए कि पश्चिम बंगाल की जनता कम से कम ममता बनर्जी के पास है, एकजुट है। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी लोग अभी ममता बनर्जी के साथ हैं। यही वजह है कि पूर्ण बहुमत में ममता बनर्जी जीत कर आई हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल के बाहर की अगर बात कर ले तो पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी का वो जनाधार नहीं है। जो नेशनल फिगर की जो बात हो रही है, जो यूपीए, कांग्रेस और तमाम जो एक महागठबंधन बनाने की बात हो रही है, उसमें ममता बनर्जी अपना एक बड़ा फिगर खड़ा करने में कामयाब नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के बाहर हालांकि वो नामचीन चेहरा है, लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन एक मास लेवल पर आप कह सकते हैं जो वोट में तब्दील करने की क्षमता अभी वो ममता बनर्जी में नहीं है। हाँ, पश्चिम बंगाल में उन्होंने कामयाबी हासिल की, पश्चिम बंगाल की जनता ने उन पर भरोसा किया और इसका फायदा ममता बनर्जी को हुआ, जो पुनः वो सत्ता में आई और एक बड़ी जीत के साथ आई है। तो वो एक मैसेज देने में कामयाब रही है पश्चिम बंगाल की जनता को। और पश्चिम बंगाल की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के बनस्पत टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि इस उपचुनाव में भी ममता बनर्जी एक बड़ी अंतर से जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो ममता बनर्जी के लिए एक बेहतर है, शुभ संकेत है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने अगर इतने अपार बहुमत दिया है ममता बनर्जी को, तो जरूरत इस बात की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में भवानीपुर से ममता बनर्जी जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में अब जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो पंजाब और हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल धान की खरीद आज यानी 3 अक्टूबर से शुरू होगी। दोनों राज्यों में शनिवार को ही ये जानकारी दी गई है। राज्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस बारे में उनके आग्रह को भी स्वीकार कर लिया है। इससे पहले केंद्र ने भारी बारिश की वजह से धान की खरीद को 11 अक्टूबर तक टाल दिया था। दोनों राज्यों के किसानों ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। इसके बाद केंद्र ने यह फैसला बदल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों पर मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। खरीद अब 3 अक्टूबर से शुरू होगी। साथ ही कई स्थानों पर किसान ने प्रदर्शन भी किया है। हरियाणा सरकार का भी मानना है कि खरीद समय पर शुरू होनी चाहिए। मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच करने आई कानपुर पुलिस की एसआईटी को होटल के कमरे में खून के निशान मिले हैं। साथ आई फॉरेंसिक टीम ने बेंजीडिन टेस्ट के जरिए यह निशान तलाशे हैं। कमरे को साफ कर खून के धब्बे हटाए गए थे। एसआईटी टीम जांच के लिए शनिवार को गोरखपुर पहुंची और पहले दिन ही टीम ने 7 घंटे होटल में बिताए। उन्होंने पूरे होटल में मनीष के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। एसआईटी के साथ फॉरेंसिक टीम प्रभारी भी हैं। कमरे में फॉरेंसिक जांच कराने के अलावा वहां के कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां नीति आयोग की रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां आयोग की रिपोर्ट बिहार की असलियत को बता रहा है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार की असलियत सामने आई है। तो ये बड़ी खबर है जहां बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में बदहाल का रिपोर्ट सामने आया है। तो ये बड़ी खबर नीति आयोग की रिपोर्ट की तरफ से हम आपको बता रहे हैं जहां बेरोजगारी का केंद्र भी बन चुका है बिहार। तो ये नीति आयोग का बड़ा बयान सामने आया है जहां बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं और साथ ही बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है बिहार। इसको लेकर नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि बिहार जो है वो अभी भी अति पिछड़ा राज्य में इसकी गिनती की जा रही है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ तरह से लिखा गया है कि बिहार को अभी भी विकास के पायदान पर चलने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगा। और वहीं बीते दिन नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में आया है, जिसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने कई बार नीति आयोग की रिपोर्ट को बिहार विधानसभा में भी रखा है, लेकिन सच बात तो यह है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में सुखाड़ है और बिहार में भ्रष्ट की सरकार है। कई बार नीति आयोग के रिपोर्ट को हमने विधानसभा में भी बताया, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री का नहीं है। अब जो भी लोग सत्ता में हैं एनडीए के, वो क्या बोलेंगे? हकीकत तो यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। बिहार जो है पहला नंबर प्राप्त कर रहा है पीछे से, मतलब सबसे फिसड्डी राज्य जो है बिहार साबित हुआ। और वहीं अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के कारण लगातार फजीहत झेल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब तेज प्रताप के नए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने शनिवार को यह आरोप लगाया था कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाकर रखा गया है। आज सुबह पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई के आरोपों के ऊपर सवाल किए जाने पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री लंबे अरसे तक रहे हैं, केंद्र के मंत्री भी रहे हैं, साथ ही देश के 2 प्रधानमंत्रियों को कुर्सी पर बैठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाने का काम भी किया है। ऐसे में अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है तो यह लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है। तो ये बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लालू प्रसाद यादव से मेल नहीं खाता है और जो ये बयान दिया गया है वो लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व को गलत तरीके से दिखाता है। तो ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने आज मीडिया कर्मियों के सामने पेश किया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव जो है वे लंबे अरसे से बिहार में राज्य कर चुके हैं और अब उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो ये लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व को गलत तरीके से दिखाने का काम कर रहा है। तो ये जो तेज प्रताप यादव ने जो बयान कहा है इसको लेकर दोनों भाइयों के बीच में कहीं ना कहीं टक्कर दिखती हुई भी नजर आ रही है और इस पे तेजस्वी यादव ने तंज कसा है कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो लालू यादव की व्यक्तित्व को गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव ऐसे हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भी कुर्सी से हटाया था, साथ ही 2 प्रधानमंत्री के राज में भी किया था उन्होंने। राज जो है बिहार साबित हुआ और ये रिपोर्ट कोई हमारा उनका नहीं बल्कि
इनसे संभल नहीं रहा और इनको कोई रुचि बिहार संभालने में, बिहार के लोगों की तरक्की में, बिहार को आगे बढ़ाने में नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने में। अच्छा, बिहार में एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कहना है तेजस्वी? बिहार में एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कहना है? हम लोग तो मनोज झा जी भी आए हैं और साफ तौर पे हम लोगों का जो स्टैंड जो पार्लियामेंट में रहा है उसी पे कायम। और वहीं पटना में पारस गुट द्वारा 8 अक्टूबर को स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी जोर शोर से पार्टी कार्यालय में चल रही है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सबको न्योता भेज रहे हैं। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिले और उनको समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि स्वर्गीय पासवान की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसको लेकर काफी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी क्रम में जीतन राम मांझी को भी न्योता दिया गया है कि वो उनके पुण्यतिथि में शामिल हो। साथ ही पशुपति पारस ने मांझी को खुद जाकर ये न्योता दिया है कि वो उनके पुण्यतिथि में शामिल हो और जीतन राम मांझी से कुछ खास मुलाकात भी की है पारस ने, और जहां कई सारी बातें भी कही गई है दोनों के बीच। और एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर हमला मामले में कार्रवाई, मुखिया समेत 17 लोगों की और एक सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर हमला मामले में कार्रवाई, मुखिया समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां नानपुर ब्लॉक के गौरी गांव में ये हमला हुआ था, जहां डीजे बजाने से रोकने गई पुलिस पर बदसलूकी मुखिया समर्थकों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। साथ ही नवनिर्वाचित मुखिया का निकाला था, जिसमें जुलूस निकाला गया था, विजय जुलूस, उसे जब पुलिस ने रोकने गई थी तो उस पर काफी हमला किया गया था। तो ये बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से, जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस हमले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये हमला डीजे बजाने पर रोकने गई पुलिस पर लोगों ने ये हमला किया था और इस हमले में 17 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है पुलिस के द्वारा। और साथ ही मुखिया जो थे, जिनके कार्यक्रम में डीजे बजाए जा रहे थे, उस मुखिया को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें मुखिया समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं सुपौल में पंचायत चुनाव से ठीक पहले राघोपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धरहरा गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर बड़ी सफलता हासिल किया है। पुलिस ने 2 देशी कट्टा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली औजार सहित एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए बीरपीर एसटीपीओ ने बताया कि आरोपी व्यक्ति अपने घर में अवैध हथियार बनाने का काम करता था। को सूचना मिली थी कि जो ग्राम धरारा धत्ता टोला वार्ड नंबर 7 में अशोक शर्मा पिता मुनीलाल शर्मा के द्वारा अवैध तरीके से हथियार बनाया जाता है और उसकी वृद्धि की जाती है। इस सूचना के आधार पर में थाना प्रभारी राघोपुर और उनकी टीम के द्वारा अशोक शर्मा के घर के जाकर के उसकी सर्च की गई। सर्च के दौरान 2 देसी कट्टा 9 पीस .315 बोर का खाली खोखा और हथियार बनाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले।
कोलकाता से चलकर बेंगलुरु जाने के लिए गो एयर का विमान सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर खड़ा था। तभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल मिला जिसमें विमान में बम रखने की सूचना के साथ धमकी दी गई थी कि जैसे ही विमान उड़ेगा बम ब्लास्ट हो जाएगा। सूचना से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और आनन फानन में यात्रियों को उतारकर तलाशी ली गई। हालांकि 2.5 घंटे की जांच के बाद जब कुछ नहीं मिला तब विमान को रवाना किया गया। आपको बता दें कि मेल आईडी का लोकेशन बक्सर के सिमरी में मिला और आईडी मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सिमरी थानाध्यक्ष को नाम, पता और मोबाइल नंबर भेजा गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय होकर थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्झर ने पता को ट्रेस करते हुए साइबर कैफे संचालक किशोर को हिरासत में ले लिया है। ऐसा है कि थाना पे हमको सर कॉल करके बुलाए तो हमें लगा कि मेरा मोबाइल भुलाया, उसका सनहा दिए हैं और शायद कुछ पता चला इसके लिए बुलाए हैं। हम यहाँ पर आए तो सर बोले कि आपके ये मोबाइल नंबर है, आपके ईमेल आईडी। तो हम बोले जी सर। तो सर बोले कि हाँ ये आपका है, तो इससे ये मैसेज गया हुआ है इस जगह पे। और सर हमको इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं था, कैसे गया। मतलब तुम्हारे मोबाइल से ये मैसेज नहीं गया है? अभी सर वही तो बोल रहे हैं, हमको नहीं पता है तो हम क्या कहें। ईमेल आईडी तो मेरा ही है, ये मान रहे सर। सरायकेला जिले के रायबासा में स्लैग लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हाईवा का अनियंत्रित होने का आभास होते ही चालक कूदकर मौके से फरार हो गया। भारी वाहनों पर रोक के बावजूद वाहनों का परिचालन होने और एक ही दिन ही एक जगह पर 2 घटना घटित होने से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना के सालडीह बस्ती में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान खुलेआम सड़क किनारे जुआ अड्डा चलाते एक व्यक्ति को गम्हरिया पुलिस ने पकड़ लिया। इसके कुछ देर बाद ही पकड़ाए व्यक्ति को अड्डा से भी छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान खुलेआम सड़क किनारे जुआ अड्डा चलाने की शिकायत पुलिस को मिली थी। हालांकि जुआ अड्डा से ही उसे छोड़ दिया जाना लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को क्रूज पर एक छापेमारी की थी। इस छापेमारी में कई लोगों की गिनती हुई थी, जहां एक रेव पार्टी चल रही थी। इस छापेमारी में 3 महिला सहित 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था। कहा जा रहा था कि हिरासत में लिए गए लोगों में से बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी है। हालांकि एनसीबी आर्यन खान को हिरासत में लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। तो अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।